नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गंजू, आपका होस्ट एंड दोस्त लोटस वर्ल्ड के स्पेशल कार्यक्रम तर्कशास्त्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको जानना है कि कश्मीरी हिंदू जो कि ग्लोब के अगर आपको जानना है कि जो कश्मीरी हिंदू है जो कि भारतवर्ष के हर एक कोने में आजकल स्कैटर हो गए हैं, अगर मोदी गवर्नमेंट जो उनके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान लाने वाली है, अगर वो आ जाता है तो वो अपनी घर वापसी करेंगे? क्या वो जो हिंदू ये प्रोफेशनल है, क्या वो वादी में अपना बिजनेस से अपना जॉब करेंगे? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं राकेश गंजू, आपका होस्ट एंड दोस्त लोटस वर्ल्ड की स्पेशल कार्यक्रम तर्कशास्त्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मिस्टर कमल वारक्यू जी हैं। कमल वारक्यू जी ने एमबीए किया हुआ है, एमबीए रैंक होल्डर है बेंगलोर से, और उनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेल्स में, रियल एस्टेट डोमेन में। वो एनकरेज्ड बाय स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कैंपेन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, उसके उपलक्ष्य उन्होंने अपना एक स्टार्टअप यूनिट प्रारंभ किया जो कि सांबा में किया हुआ। वो प्लांट सीपीवीसी पाइप्स का है। वो एक प्रोफेसर सिंगर भी है और एक्स भारतीय जनता युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी वो रह चुके हैं। कमल जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद लोटस वर्ल्ड का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम इस टॉपिक पे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कश्मीरी पंडितों के लिए, उसके ऊपर बोलने का, उसके ऊपर एक्सप्रेस करने का और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। कमल जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि 1990 में जब कश्मीरी हिंदू कश्मीरी वादी से निष्कासित हुए, उसके बाद जो कश्मीरी हिंदू है वो न कि भारत बल्कि पूरे विश्व के कोनों कोनों में जाके बसे। उसके बाद सरकारें गई, वीपी सिंह से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक, उसके बाद मनमोहन सिंह और उसके बाद नरेंद्र मोदी। हमने तरह तरह की सरकारें देखी, हर एक ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ न कुछ काम किया। ये नकारना भी सही नहीं रहेगा, किसी ने कुछ किया नहीं है। हर एक गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ जो भी उनसे ये बन पड़ा उन्होंने वो किया। लेकिन अभी जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो उस हिसाब से हमारी आशाएं कुछ ज्यादा बढ़ी है उनकी गवर्नमेंट से, और हमको लगता है कि आने वाले कुछ चंद वर्षों में हमारी जो घर वापसी है, हमारी जो वादी की वापसी है, वो किसी हद तक मुझे लगता है कि तो जैसे ही कि जो मोदी गवर्नमेंट की जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, अगर इम्प्लीमेंट होती है और हमको अपने वतन वापसी करना होगा, तो उस समय आप जो कश्मीरी जो मेजर यूथ है, क्योंकि 1990 में हम जब निष्कासित हुए, उसके बाद जो वो पीढ़ी है वो अभी और खत्म होती जा रही है। अभी जो नई पीढ़ी है, तो क्या वो रियली में आपको लगता है कि वो घर वापसी वो चाहती है? अगर चाहती है तो वो कैसे वो घर वापसी उनको हेल्प करेगी? राकेश जी, पहले तो मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ एज अ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी मेंबर ऑल्सो और यूथ ऑल्सो, कि हमारी कम्युनिटी को बहुत सारी पार्टीज ने डिफरेंट लेवल पे हेल्प तो किया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जो ही हमारा पलायन हुआ, चाहे वो फोर्सफुल हुआ या इंटेंशनल हुआ, लेकिन पलायन होने के बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, हर एक संस्था ने हमारे कश्मीरी पंडितों को किसी न किसी तरीके से मदद जो जरूर की है। लेकिन बात यह है कि हम कश्मीरी पंडित एकजुट होके अपने आप को फिर से इस प्रदेश में, अपनी मातृभूमि में फिर से अपने आप को रिसेटल नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि हर एक पार्टी के साथ हम जुड़ते रहे और अनफॉर्चुनेटली हम एक्सप्लॉइट होते गए, और जूं हम एक्सप्लॉइट होते गए, बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग बिजनेस में थे, बहुत सारे लोग जो कश्मीरी पंडित थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, वो इस प्रदेश से बाहर नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने सारे दुख, सारे दर्द, गर्मी की मार, सर्दी की मार और डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हुए अपने बच्चों को कोशिश किया कि अच्छी एजुकेशन दें, और उस एजुकेशन से वो इस प्रदेश को छोड़ते चले गए। और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि हर एक बच्चे को, हर एक कश्मीरी पंडित को अपनी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ा, चाहे दिल्ली जाना पड़ा, किसी को बैंगलोर जाना पड़ा, कन्याकुमारी, इवन अब्रॉड जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब एक छोटा कश्मीरी पंडित हो या कोई नौजवान हो जो एक्सपोजर देखता है, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, लर्निंग और अर्निंग की कॉम्बिनेशन देखता है, वो वापस आने की बात तभी करेगा जब वो सेम एनवायरनमेंट या उससे बेहतर एनवायरनमेंट
अपने इस प्रदेश जम्मू कश्मीर में देखे। लेकिन हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग भी जानते हैं और हमारे यंगस्टर्स भी जानते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट, चाहे वो इंटरनेट के इश्यूज हो, चाहे वो बिजनेस पॉलिसीज हो, चाहे वो अपना व्यवसाय शुरू करने की पॉलिसीज हो, ऐसा एनवायरनमेंट J&K में पिछले 70 साल में कभी नहीं मिला और हमारे पलायन के 30 साल के बाद तो बिल्कुल ही नहीं मिला। अब मैं बात करता हूं आपके दूसरे प्रश्न की, जिसमें आप पूछना चाहते हो कि जो यंगस्टर्स हैं, क्या वो, हमको लगता है कि यंगस्टर जो हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो 25 साल की उम्र का हो या 30 या 40 या 50 साल की उम्र का हो, वो अगर हम उसको एक ऑफर देते हैं कि आप कश्मीर वापस आइए या जम्मू वापस आइए या जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना काम कीजिए, मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होता है कि वो नहीं आएंगे। और आपको मैं ये भी बताता हूँ कि हमने रिसेंटली एक छोटा सा सर्वे किया था जिसमें हमने 100 कश्मीरी पंडित्स यूथ की, जो डिफरेंट एज ग्रुप फ्रॉम 25 to 40 थे, हमने एक सर्वे किया था इन 100 लोगों का जो इंडिया के हर कोने में रहते थे, बाहर विदेशों में रहते थे, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें से आप आश्चर्यचकित हो जाओगे राकेश जी कि आउट ऑफ 100 सिर्फ 98 लोग ना कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकते, हम जम्मू कश्मीर में अपना कैरियर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, प्रोफेशनली, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज और प्रोफेशनली हम ओरिएंट नहीं हो पाएंगे। सिर्फ 2 लोगों ने 100 में से बोला कि हम कोशिश करेंगे आने की, अगर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्लेटफॉर्म, हमें एक एनवायरनमेंट देती है उसी हिसाब का जैसे हम लोग दूसरे प्रदेशों में देख रहे हैं, तब हम कोशिश कर सकते हैं आने की। और ये लफ्ज कोशिश का मतलब है कि वो 2 लोग भी ट्राई करेंगे, आने की कोशिश तब तक नहीं करेंगे जब तक अपनी जो एनवायरनमेंट है उनके प्रतिकूल हो। कमल जी, कश्मीर घाटी जो है इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि साल के कम से कम 3 महीने ये बर्फ से ढकी रहती है। तो और जो बाकी जो पार्ट है भारतवर्ष के, वो वहाँ पे बर्फ नहीं गिरती है, कुछ राज्यों को छोड़ के, जिसमें हिमाचल प्रदेश एक है और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आता है। बाकी हमारे जो पूरे भारतवर्ष में बर्फ नहीं गिरती है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जहाँ पे जिनका जो काम है पूरे साल भर चलता है, अगर मेरा ही कोई बिजनेस है जो कि बर्फबारी से इम्पैक्ट हो सकता है, तो क्या ये इसमें एक रीजन है कि मुझे जैसा बिजनेसमैन अगर बर्फबारी से मुझे इम्पैक्ट होता है कि मैं वापस जाने का ना सोचूं? बिल्कुल राकेश जी, ये तो बहुत बड़ा कारण है और इस कारण के साथ मैं ये भी जोड़ता हूँ कि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी ऐसे शहरों में रह रहे हैं, जैसे बैंगलोर की आप बात कर रहे हैं, पूना की आप बात कर रहे हैं या अब्रॉड काफी सिटीज की बात करते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। तो उस कारण भी जब कोई बिजनेसमैन वापस आना चाहता है या कोई व्यवसाय करना चाहता है, रिटर्न करना चाहता है, या आज के प्रेजेंट व्यवसाय की बात कर लो, बहुत सारों को तो अभी रिसेंटली मैंने सब्जी मंडी में देखा कि बहुत सारा मटर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बहुत सारा मटर वेस्ट होके वो जो मार्केट में 20 रुपए 30 रुपए किलो मिल रहा है, वहां पे 10 रुपए किलो मिल रहा है। जब मैंने उस वेंडर से पूछा कि यार ये क्या बात है, उसने बोला सर बहुत सारी ट्रकें कश्मीर जा रही थी जो बीच में अटक गई बर्फ की वजह से, उनको वापस लौटना पड़ा, और जो उनके पास, मैं तो मटर की बात कर रहा हूँ, ऐसा तो बहुत सारे मटेरियल उनके पास होंगे, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ कि वो मटर खराब हो गया था और उनको मजबूरन 5 रुपए 10 रुपए में किलो में बेचना पड़ा, जो ऑलरेडी मार्केट में सबसे लोएस्ट प्राइस में 15 20 30 रुपए में बिक रहा था। ऐसे ही जब कल को वहां पे कोई ट्रेड स्टार्ट करता है, अगर उसके पास रॉ मटेरियल नहीं आया बिकॉज ऑफ दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस, या उसके पास रॉ मटेरियल बन के स्टॉक बाहर नहीं जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और ये दिक्कत कोई आज की नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन वीकनेस है पिछले 30 से 70 साल की एडमिनिस्ट्रेशन की। आज के जमाने में, आज के युग में भी अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, अगर आपने रिसेंटली न्यूज सुना होगा, एक प्रेग्नेंट लेडी को रिसेंटली आर्मी वालों ने 3-4 किलोमीटर चलाया है उसको उनके नवजात शिशु के साथ बर्फ के तूफानों में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आज भी कश्मीर में हो रहा है। और ऐसे ही अगर किसी ट्रेडर ने लाखों रुपया रॉ मटेरियल में खर्चा हो या लाखों रुपया स्टॉक बनाने में खर्चा हो, वो कैसे अपने व्यवसाय को उन 3 या 6 महीनों में प्रोटेक्ट कर पाए? तो वहां के तो लोग
तो कमल जी, जो आपने बोला संक्षेप में कि मौसम जो है और जो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स है कश्मीर के, वो भी एक किसी भी बिजनेस को 24/7 365 डेज अ ईयर काम करने का मौका नहीं ये देती है। तो दैट मीन्स कि कुछ सिलेक्टिव बिजनेस ही वहां पे फ्लोरिश हो पाएंगे जो सीजनल हैं, जो तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इस रिहेबिलिटेशन प्लान को इंप्लीमेंट कर पाएगी? सर, ये तो एक्चुअली प्लान करना चाहिए था बहुत साल पहले, क्योंकि ये चीजें जो हम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की बात करें या स्टार्टअप इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें और जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर करने की बात करें, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं, समर में भी गड़बड़ा जाती है और विंटर में भी गड़बड़ा जाती है। लेकिन मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन और फेयरफुल फैक्टर्स, अगर कोई बंदा यहाँ पे व्यवसाय में, अपनी ही एग्जांपल लेता हूँ राकेश जी, जब हमने अपना यूनिट सेटअप किया, लगभग 4 महीने लग गए एक ऑपरेटर को हमको पटाने में, उसको ये जताने में कि भाई सिक्योरिटी रीजन से आप बड़े सेफ हो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे आना है, पहले तो 50 डिग्री गर्मी सहनी है, फिर अगर श्रीनगर में बिजनेस है तो माइनस में भी चले जाना है, फिर अगर उनका कोई ट्रेड कारगिल में चला जाता है तो वो वाली मार भी सहनी पड़ती है। और जो भी ऑपरेटर, चाहे वो स्किल लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, किसी को बिजनेस को चलाने के लिए, आपको नए बिजनेस के लिए नया स्किल ऑपरेटर, नए स्किल्ड एम्प्लॉय तो चाहिए ही चाहिए होंगे। लेकिन जब वो पहली बार जम्मू कश्मीर में आते हैं, वेदर कंडीशंस के अलावा उन्हें सिक्योरिटीज के भी डर लगता है। हमारे 3 ऑपरेटर चले गए, मैं अपनी फुल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, हमारे 3 ऑपरेटर चले गए, क्योंकि जो ही वो यहाँ पे आए, पहले तो सेक्शन 370 लग गया और उससे पहले 44 जवानों को मारा गया उसी अंतकाल के दौरान। और दोनों अपने परिवार से बात करते करते ये कह गए कि सर, हम इस जम्मू कश्मीर में नहीं रह सकते, हमें डर लगता है सर। तो वो जब चले गए, जब स्किल्ड लेबर नहीं आ सकता यहाँ पे, अनस्किल्ड लेबर यहाँ पे सेटल नहीं हो सकता है, तो डेफिनेटली जो पॉलिसीज है रिहेबिलिटेशन की, वो कहीं ना कहीं तो कमजोर देखती हुई दिखती है। तो कमल जी, मैं वहीं पे आप पे वापस आता हूँ। फिर इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि विदाउट होमवर्क ये रिहैब पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट की बन रही है, इसमें होमवर्क था ही नहीं कुछ, क्योंकि ये चीजें तो मेजर चैलेंज है, ब्लॉकर्स है। अगर आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, कश्मीर के बहुत सारे गांव में अभी तक बिजली नहीं है, पानी नहीं पहुंचा है, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने मिस्टर एजाज अहमद खान से बात की, जो कि तुलेल के डीडीसी मेंबर हैं, बीजेपी के टिकट पे जीते हैं। उन्होंने बोला कि मेरे तुलेल कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक एक जियो टावर लगा, वो भी पिछले हफ्ते लगा, पहला जियो टावर। मतलब बोलते अगर उनको फोन पे बात करनी पड़ती है, उनको गुरेज आना पड़ता है। बिल्कुल सर। जबकि ये सिचुएशन है कश्मीर वादी की कि आपके पास चीजें नहीं है, आपके पास मोबाइल नेटवर्क नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, तो वहां पे आप रिहैब क्या करोगे? किस बंदे का, क्या मशीनरी का रिहैब करोगे? मशीनरी विदाउट मैन पावर तो चलने वाली नहीं है। तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट, जितना मुझे लगता है, वो सोच रही है खाली सेब और सैफरॉन, ये 2 चीजें कश्मीर में उगती है और कुछ तो उगती नहीं है उनके लिए, तो वही 2 चीज सोचे। तो यहाँ पे आप 5 ड्रॉबैक्स क्या देखने चाहते हो जो केपी की रिहैब पॉलिसी बनी हुई है? 5 चीजें ऐसी जो कि मुझे आपको कमी दिखती है उस पॉलिसी में, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की और बीजेपी की। मैं पहले तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ये पॉलिटिकल पार्टीज तो हमें तभी सपोर्ट करती हैं जब हम एकजुट होते हैं। हमारी जनरेशन के जो एल्डर्स हैं, जिन्होंने काफी तकलीफों के साथ हमें पाला है, पोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चूक कर चुके हैं। चूक इस माने में कि हमें अगर अपने कश्मीरियत को, अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को बचाना है, उसकी सबसे बड़ी बेस यही होगी कि छोटे छोटे कश्मीरी पंडित, मेरा मतलब है कश्मीरी पंडित यंगस्टर्स, वापस इस शहर में पढ़ना, कमाई करना, ट्रेड करना, गवर्नमेंट जॉब्स में, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स में वापस आने लगे। जितने ये दूर होते जाएंगे, चाहे हमारे बच्चे या आपके बच्चे या किसी भी कश्मीरी पंडित के बच्चे, जितना वो दूर सेटल होंगे, उतना उनकी जो एक्सपेंशंस है, एक्सपोजर्स है, वो ज्यादा बढ़ते जाएंगे। उस हिसाब से हमारी जो शादी की प्रक्रियाएं देखते हो आप, लोग इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली
हम 10 साल के बाद किसको बोलेंगे कि हम रिहेबिलिटेट करेंगे, हम अपने स्टेट में रहेंगे? मुझे तो लगता है हमारी कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारे एल्डर्स जो हैं कश्मीरी पंडित के, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लीडर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर भी ये थोड़ा बहुत जाना चाहिए। खाली एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि हम इसे एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, हम इसमें सोच समझ के स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। लोगों को अगर ये पता है कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सिर्फ ये है कि आप जम्मू आओ, वहां पे आपको गवर्नमेंट जमीन देगी, आप वो जमीन लेके एक एप्रिसिएशन, एक अपना लैंड बैंक बना लो, ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी तो नहीं है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कश्मीरी पंडितों के लिए ये है कि हर एक नागरिक कश्मीरी पंडित होने के साथ साथ हिंदुस्तान का नागरिक भी है, वो अपना अभी जो प्रेजेंट उनका स्टेट है या व्यवसाय है, वो आराम से बिना किसी झिझक के जम्मू कश्मीर आए और जिस सैलरी को वो वहां पे ले रहा है, जिस एनवायरनमेंट को वहां देख रहा है, वही सैलरी, वही एनवायरनमेंट और वैसे ही उसके बच्चे पढ़े, उसके एल्डर्स यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अवेल कर पाए, तभी जाके उसके लिए वो सही चीजें हैं हमारे। आपको राकेश जी, इस चीज में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। अभी रिसेंटली बहुत सारे कश्मीरी पंडित कोविड से त्रस्त हुए, लेकिन उन्हें यहाँ पे संभालने वाला 99% टाइम्स तो सिर्फ नारायणा हॉस्पिटल था या गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आप बात करो तो उसकी तो डेफिनेटली कोई भी वहां पे मजबूरी में ही जाएगा अगर मजबूरी में जाना चाहता है, लेकिन सिर्फ नारायणा जैसा हॉस्पिटल और इसके अलावा काफी सारी मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सिर्फ बिजनेस वाइज हम नहीं देख सकते, हमें देखना है यहाँ पे छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या है, यहाँ पे बड़े सीनियर्स और हमारे मिडिल क्लास एज के लिए लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज कितनी स्ट्रांग है, एडमिनिस्ट्रेशन कितनी स्ट्रांग है, कितनी प्रोफेशनल है। तब जाके कोई कश्मीरी पंडित या कोई भी जम्मू का नौजवान या जम्मू कश्मीर का नौजवान जो ऑलरेडी बाहर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो तब जाके सोचेगा कि यार मैं अपने स्टेट में वापस जाऊं जब उसे परिस्थितियां बड़े अनुकूल मिलेंगी। तो कमल जी, जिस हिसाब से मैं एक केपी रेहा पॉलिसी को देखता हूं, मुझे ये ख्याल आता है कि शायद ये पॉलिसी खाली वो रिलीफ को बंद करने के लिए है जो कि अभी कश्मीरी हिंदुओं को मिल रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए राकेश जी, इसमें तो मैं विस्तार से कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा कि जो भी रिलीफ किसी मजबूर या किसी जरूरतमंद कश्मीरी पंडित को मिलता है, वो डेफिनेटली अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या किसी भी पॉलिटिकल की बात करें, वो 6 से 7 हजार रुपए का जो एक अमाउंट है, वो डेफिनेटली एज पर HR पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो बहुत कम है। या और उनको सेटल करने के लिए वो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए लोगों को या गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो एजुकेशन फ्री कर दे इंस्टेड ऑफ गिविंग 6-7,000 रुपीज पर मंथ, जिसमें आज की डेट में कोई भी फैमिली सरवाइव नहीं कर सकती है। उससे अच्छा है कि आप एजुकेशन बच्चों, उनकी कश्मीरी पंडितों की जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फ्री कर दीजिए, एल्डर्स की जो हेल्थ फैसिलिटीज है उसमें इजाफा कर दीजिए। लेकिन ये 6,000 दे के हम कश्मीरी पंडित भी खुश हैं और गवर्नमेंट भी चुप कर रही है जब तक हम चुप हैं। जितना मुझे लगता है कि जैसे ही जो ये रेहा पॉलिसी ये आएगी और कश्मीरी हिंदुओं को वो वापस अपनी वादी में लेके जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट बोल सकती है कि नाउ यू हैव बीन रिहेबिलिटेटेड, अभी हमारी जो लाइबिलिटी है वो खत्म होती है, अब आज के बाद जो रिलीफ है इट विल बी स्टॉप। तो मैं इसको इस नजर से देखता हूँ, क्योंकि कोई तैयारी है ही नहीं, खाली इनको वापस लेके जाना है, किस बेस पे लेके जाना है वो है ही नहीं। तो मैं इसको इस नजर से देखता हूँ। तो क्या ये नजरिया सही है कि? बिल्कुल, ये नजरिया तो सही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई वर्षों तक ये होने वाला है, क्योंकि हमारे डेटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी भी वीक हैं। राकेश जी, मैं आप या मेरी या किसी ऐसे बंदे की बात नहीं करता हूं जो बैंगलोर में रह चुका है या बाहर रह रहा है। मैं उन लोगों की भी बात करता हूं जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हैं। लेकिन आपको अपने माध्यम से पूरे होशो हवास में ये बोलना चाहता हूं, बिकॉज मैंने ये सर्वे खुद किया है कि इन कश्मीरी पंडित्स के भी जो बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके साथ अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं या अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं,
वो भी जम्मू कश्मीर में रहना नहीं चाहते। मैं ऐसे कई सारे आपको लोग गिना सकता हूँ कश्मीरी पंडितों में, जिनके बच्चे शायद मुझे लगता है एक जूता लगा के हैं कि उनके कब अपॉर्चुनिटी मिले और वो ट्रेन, पैदल, साइकिल, जहाज में जाएं और इस जम्मू कश्मीर को छोड़ के जाएं, अपने दोस्तों के पास जाएं, अपने फैमिली मेंबर्स, कजिन्स के पास जाएं और वहां पे अपना जॉब करें, अपनी कैरियर को नई ऊंचाइयों तक बुलंद करें। तो कमल जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो अगर आप एक सूत्रधार हो केपी रिहैब पॉलिसी की, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि आप बनाओ, आप ड्राफ्ट करो, तो आपका क्या सूत्र रहेगा? 5 सूत्र फॉर्मूला, 5 स्टेप फॉर्मूला, जिसके हिसाब से केपी रिहैब की जो पॉलिसी है सक्सेसफुल होगी। सर, फर्स्ट फॉर्मूला विल बी, पहले तो मैं आपको जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही करे हमारे लिए। मैं चाहता हूं कि जितनी भी कश्मीरी पंडित रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे कितने भी कश्मीरी पंडित रेस्पेक्टेड एल्डर्स हैं जो कश्मीरी पंडित विंग को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, वो भी इस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में, इसके डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने में हमारे कश्मीरी पंडित युवाओं की मदद करें। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट सर, एजुकेशन सेक्टर में जितनी भी एजुकेशन यहाँ पे हो रही है, उस एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज भी वीक है। उसमें मैं सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बात करता हूँ। लोग यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स डिफरेंट स्कूल्स में चाहे वो ए स्कूल, बी स्कूल या सी स्कूल में जाएं, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में चाहिए, लोग मैथ पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो जिसको जनरली हम पीसीएम कहते हैं, उसके ऊपर इतना ध्यान दे चुके हैं कि उसको जब हम मार्केट में ऐसे लड़के या लड़की को डालते हैं, वो कम्युनिकेशन करने के टाइम, जब व्हेन वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश, व्हेन वी हैव टू टॉक इन हिंदी इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल, उन लोगों की टांगे कांपती हैं। और मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं बैंगलोर गया था तो मेरी भी कांपी। लेकिन इट इज मैटर ऑफ एजुकेशन कि एजुकेशन हमारी पिलर बने, इतनी स्ट्रेंथन करे कि हम किसी भी कंपटीशन को सरवाइव कर पाए। हम सिर्फ आज की डेट में अपने कश्मीरी पंडित्स को या तो हम पूरा फोकस कराएंगे स्पोर्ट्स पे, या तो पूरा फोकस कराएंगे आपकी एजुकेशन पे, या तो फोकस कराएंगे कल को तेरे को चपरासी लगना है, गवर्नमेंट जॉब करना, 4th लेवल तक हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन 5 साल बाहर जाके वहां पे एक एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए तैयार नहीं है। सो मेरा सेकेंड पॉइंट यही है कि एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और 5 साल हर एक कश्मीरी पंडित कम से कम 5 से 6 साल बाहर जाके, चाहे उसको 500 रुपए ही सैलरी मिले, उस पे काम करे, एक्सपोज्ड होके वापस आए। देन ओनली देन प्रोफेशनलिज्म विल बी देयर। थर्ड पॉइंट इज दैट सर, आईएएस, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की सिविल सर्विसेज की जो एजुकेशन है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ज्यादा हालांकि उन्होंने स्टार्ट तो किया है, लेकिन along with government administration and our community members, they should focus on civil services की जो एग्जाम्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग फ्री में एजुकेशन दिलाई जाए। सॉरी मैं आपको रोकता हूं यहाँ पे, जो आपने पॉइंट बोला बहुत ही बारीकी से मैंने इस पॉइंट को सोचा। क्या आपको लगता है 1 साल की ट्रेनिंग से कोई बंदा आईएएस पास कर सकता है? जो कि ट्रेनिंग मैंने एक साल बिकॉज़ गवर्नमेंट कितनी ट्रेनिंग दे सकती है आपको? सो ये क्या पेरेंट्स की खुद की ड्यूटी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सिविल सर्विसेज के लिए थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, तो आफ्टर 8th 9th ही उसको तैयारी करो, रादर देन डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? सर, मैं आपकी बात से 100 नहीं 200% सहमत हूँ। और राकेश जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे जो एनजीओ चलाती हैं, और ऐसे बच्चे जो आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, उन्हें तो 8th 9th से ही उसकी सर्विसेज स्टार्ट करनी चाहिए। और हमारे एनजीओज मंदिर बनाने में लगे हुए हैं हमारे, जो मैं उसकी भी बात नहीं करता हूँ कि वो बहुत अनिवार्य नहीं है, लेकिन मंदिर तभी सक्सेसफुल होगा कल को जब कोई आस्था से वहां पे हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लोग जाएंगे। आप मंदिर बना दो, हम जा ही नहीं पाए, हम यहाँ पे रहे नहीं, तो मंदिर किसके लिए होगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है युवाओं के नजरिए से। तो जो आपने बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से पेरेंट्स को भी, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे को सपोर्ट सिस्टम चाहिए या जिनके ऊपर हम अपनी मिस्टेक्स को थोपना चाहते हैं, उन्हें साइड करते हैं। हम अपने एनजीओज की बात करें, हम अपने रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें और पेरेंट्स की बात करें कि 8th क्लास से ही उन्हें ऐसा सक्षम बनाया जाए, और इसके लिए सारी एनजीओज को सामने आना पड़ेगा, और जो भी उनकी एजुकेशन का खर्चा हो उस पर्टिकुलर टैलेंट को निखारने के लिए वो एनजीओज दे। अगर उनके पास वो
उतने मतलब उसको पैसा देने की या उस परिवार के पास वैसा कोई व्यवस्था नहीं है, तो एनजीओज उन्हें सपोर्ट करे। उल्टा जब वो कोई, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कश्मीरी पंडित जब वो कुछ बन के अपने पांवों पे खड़ा होगा, उसे पूरी उम्र अपनी जिंदगी भर याद रहेगा कि मुझे इस एनजीओ ने सपोर्ट किया था, और उल्टा वो भी उस एनजीओ को सपोर्ट करे। कमल जी, उसके 3 पॉइंट्स आपने बोल दिए, जिसमें से कि जॉब जम्मू में होने चाहिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन की आपने बात की, और 2 पॉइंट्स ऐसे क्या है जिसपे आप काम करना चाहोगे सो दैट कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी सक्सेसफुल हो? सर 2 और पॉइंट्स हैं जिसमें अगेन मैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को ही, चाहे वो यंगस्टर्स हो या एल्डर्स हो, कि डेटाबेस, मैं आपकी चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करता हूं सर, आज की डेट से हम काफी सारे यंगस्टर्स के ऐसे ही इंटरव्यू लें और उनसे 2 सवाल पूछें कि आप कश्मीर या जम्मू कश्मीर जाना चाहोगे, आप वहां पे व्यवसाय करना चाहोगे, अगर आप नहीं जाना चाहोगे तो क्यों, अगर आप जाना चाहते हो तो क्यों, अगर आप सोच रहे हो 50-50 में हो तो क्या क्या चाहिए आपको जम्मू कश्मीर में। अगर ये डेटा पॉइंट्स हमारे पास विजिबल रहे किसी एक्सेल शीट में, किसी चीज में, इसी चीज को हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पॉलिटिकल पॉइंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर करें, तो तभी जाके ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी रियली सक्सेसफुल रहेगी। अदरवाइज सिक्योरिटी रीजन से, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट रीजन से, या हमारा जो यहाँ पे ट्रेड एनवायरनमेंट बन रहा है, थ्रेट एनवायरनमेंट बन रहा है, हम उससे, तो मुझे नहीं लगता है कि, अगर मैं फिर से डेटाबेस की बात करूं, कोई भी यंगस्टर अगर किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है, वो वापस जम्मू कश्मीर डेफिनेटली मोटिवेट होके नहीं आ पाए, ना आना चाहेगा। सर, जो मौसम की बात आपने की पहली, जो मैंने उठाई थी कि कश्मीर का मौसम खराब है, इस कारण भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें जो कि वर्ल्ड में है, कनाडा इज वन ऑफ देम, जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द कंट्री बर्फ में ऑक्युपाइड रहती है, वो भी 4-5 महीने से ज्यादा ही। तो जब वो कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री जब होती है, वो चल रही है, तो कश्मीर किस खेत की मूली है? कश्मीर में ऐसा क्या एक्सट्रीम क्लाइमेट है जो कि बाकी जगह नहीं है? तो यहाँ पे आप, भारत सरकार की क्या ये विफलता है कि वो जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है कश्मीर को टैकल नहीं कर पाती है, कि रास्ते ही बंद हो जाते हैं? ऐसा क्या है कश्मीर में जो कि भारत सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है? राकेश जी, भारत सरकार के से पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, और मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे है कि ये सुने, भारत सरकार से पहले, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे पहले जिम्मेदारी बनती है वहां के नागरिकों की। अगर आज को आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एक गली में रहता हूं, मैं ही वहां पे, या हमारे मोहल्ले वाले ही कूड़ा डालते हैं, कभी नाली में, कभी कहीं जगह, और दूसरी गली में कूड़ा खुद उठाते हैं और बाहर रखते हैं एक निष्कासित जगह पे, और वहां पे सरकार आती है और उस कूड़े को उठाती है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड्स के काम नहीं है, ये दोनों तरफ के काम है, जहां पे ताली दोनों हाथों से बजती है। लोकलिटी वालों ने भी काम किया और सरकार ने भी उनकी मदद की। अब हम यहाँ पे डालेंगे, कचरा डालते जाओ, सरकार ने उठाया नहीं, ये थोड़ी सी जो सोच है, ये जम्मू कश्मीर के युवा को ही बदलनी पड़ेगी। क्योंकि पिछले 70 साल से अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जिस व्यक्ति ने वोट डाला है, वो भी गलत हुआ है। और साथ में ये बोलता हूं, जो आपने कनाडा और जम्मू कश्मीर की एग्जांपल दी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट एक प्रोफेशनल आदमी ही बोल सकता है। आज की डेट में अगर 10 प्रोफेशनल या 100 प्रोफेशनल जम्मू कश्मीर में आ जाएं बाहर से, तो डेफिनेटली इसकी जो वेशभूषा है जम्मू कश्मीर की बदलने शुरू हो जाएगी। लेकिन जब एक अनप्रोफेशनल ही यहाँ पे रह जाएगा, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, अगर एक अनप्रोफेशनल, एक अनएक्सपोज्ड यंगस्टर ही यहाँ पे रह जाएगा, तो जम्मू कश्मीर की जो दशा है, वो ना दिशा में चेंज होगी, ना फ्यूचर विजन के हिसाब से चेंज होगी। तो कमल जी, अगर मैं आपने जो उत्तर अभी तक दिए, इसको मैं समराइज व्यू में पेश करूं, तो आपने ये बोला है कि जो केपी रिहैब पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वो वन साइडेड पॉलिसी नहीं हो सकती है। अगर वन साइडेड पॉलिसी रहेगी तो वो कभी कामयाब नहीं होगी। इट हैज टू बी बोथ साइडेड पॉलिसी। हमको भी कुछ काम करने हैं ताकि हम उस पॉलिसी को कामयाब बना सकें। बिल्कुल। तो इस में क्या आप अपना योगदान दे सकते हो? अगर ऐसा कुछ होता है तो आर यू विलिंग टू स्टार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कश्मीर, जो कि अभी आपकी जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सांबा में है, अगर मौका मिलता है तो आर यू विलिंग टू स्टार्ट यूनिट इन कश्मीर ऑल्सो? मेरा तो सपना ये था राकेश जी, जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था, कि मेरा
कश्मीरी पंडित होने के नाते ये यूनिट जो हमने सांबा में खड़ा किया है कि हर एक कश्मीर की तो दूर की बात है, मैं तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपना यूनिट खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कश्मीरी पंडित युवाओं का साथ चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ, पॉलिटिकल पार्टीज का भी साथ चाहिए, और साथ चाहिए सिक्योरिटी एनवायरमेंट, जो आपने बात की सिक्योर्ड एनवायरमेंट का, क्योंकि कोविड जैसे शैतान का तो हमने भी सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमने जिस हिसाब से कैलकुलेशंस की थी, अपना एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा चंक सैलरी का छोड़ के बैंगलोर से जम्मू आना, उसके बाद जम्मू में अगेंस्ट द स्ट्रीम जाके लोग कहते हैं कि चलो यार हम गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, घर में बैठे बैठे सैलरी मिल जाएगी, वो उसके अगेंस्ट सप्लाई चेन में घुसना, रॉ मटेरियल कहां से लाना है, लेबर को कैसे ढूंढना है, बिजली वालों के साथ कॉम्प्रोमाइजेस, एबीसी वालों के साथ कॉम्प्रोमाइजेस, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जम्मू कश्मीर के युवा के लिए। इट इज नॉट एज सिंपल एज अदर स्टेट्स। और इसके लिए राकेश जी मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ कई सारे युवा जुड़े थे जब हम इवन दूरदर्शन में हमने इंटरव्यू दिया, जहां पे मैं चाहता हूं कि सिंगल विंडो अप्रोच रहे। अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, या किसी भी व्यवसाय को शुरू करने की बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे आके हर एक बिजली वाले के दरवाजे पे अलग खटखटाना है, और फिर आपके पास स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके लिए अलग खटखटाना है, ये एक बहुत बड़ी चैनल है जो 2-3 महीने का काम है। अगर सिंगल विंडो अप्रोच रहे, आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहता हूँ, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज को बोलना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यवसाय करना आएगा प्रोफेशनल, उसे ये तो जरूर होना चाहिए कि उसे हर एक बंदे के ऊपर, हर एक दरवाजे के ऊपर खटखटाना ना पड़े, वो अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचे रादर देन बाकी लोग क्या मांग रहे हैं उनसे। मेरी बात आप समझ रहे हो कि क्या मांग रहे हैं। ये रिश्वतखोरी, ये सिंगल विंडो अप्रोच का ही एनवायरनमेंट चेंज करने का एनवायरनमेंट है। और गवर्नमेंट जॉब्स कब तक हमारे को सपोर्ट कर सकती हैं सर? पहले पेंशन था, अब तो पेंशन भी नहीं है। तो इन चीजों को चेंज करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो चुका है। आप कमल जी, आपके साथ हमने एक अच्छा समय बिताया। आपने बहुत छोटी छोटी चीजों पे, जो इम्पोर्टेंट चीजों पे, पॉइंट्स पे आपने डिस्कस किया, और हमारे युवा क्या सोचता है इसके बारे में भी आपने बताया। जो आपने सर्वे की बात की, जो कि मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मैं गेस सही करता कि जो बोला कि 99% कश्मीरी यूथ वापस नहीं आना चाहता है, लेकिन जो आपने 2% की बात की वो भी कंडीशनल वापस आना चाहता है। लेकिन मैं अगर बात करूं, कम से कम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है 1 साल के बाद, आप देखोगे जो 98% है 90% पे आ जाएगा, और वारकार ये और कम होगा, और ज्यादा लोग कश्मीर में और जम्मू में अपना बिजनेस यूनिट प्रारंभ करने के बारे में सोचेंगे। इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं कमल जी से उनके क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। राकेश जी, लोटस वर्ल्ड और आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। मैं चाहता हूं कि लोटस वर्ल्ड इतनी तरक्की करे कि कश्मीरी पंडित युवाओं की आवाज बने, और साथ में आपसे हाथ जोड़ के फिर से विनम्र भाव से गुजारिश करता हूं कि इस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी वर्सेस कश्मीरी पंडित यूथ का एक सीरीज प्रोग्राम बनाएं, जिसमें हम डिफरेंट कश्मीरी पंडित जो डिफरेंट एरियाज में रह रहे हैं, डिफरेंट प्रदेशों में रह रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हैं, उनसे भी इस बात का एक मतलब निष्पक्ष निकालें। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हम अप्रोच करते हैं अगले 2 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में, उसका जो बेस बने वो लोटस वर्ल्ड बने, और एक बुलंद आवाज के साथ हम जाएं और बोलें कि युवा कश्मीरी पंडित अगर नहीं तो फिर कश्मीरी पंडित का वजूद कहाँ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कमल जी, आपने लोटस वर्ल्ड में आके हमारे दर्शकों से बात की, आपने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, तो लोटस वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। भगवान करे कि आपकी लंबी आयु हो, और हम आपके साथ ऐसे ही कम से कम 1-2 लाख और इंटरव्यू करें, और हम अपने दर्शकों के सभी प्रश्नों का उत्तर देते रहें। हम आपके साथ जल्द दोबारा राबिता कायम करेंगे और एक और टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे। धन्यवाद। आपकी भी विषय जो आपका जो लोटस वर्ल्ड है पूरे विश्व में छा जाए। कश्मीरी पंडित आपका और कश्मीरी पंडित आपकी चैनल का आभार हमेशा प्रकट करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सब से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम को अपने स्टार्ट से एंड तक पूरा देखा। उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं।
जय माता शारदा, जय हिंद।